हमारे देश में 15 से 20% बच्चे कम वज़न के साथ पैदा होते हैं। साथ ही साथ वे बच्चे 9 वर्ष की प्रेगनेंसी से पहले ही पैदा हो जाते हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत जन्म के कुछ महीनों के बाद ही हो जाती है। साथियों, हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा कि किस तरह से प्रेगनेंसी को हैप्पी प्रेगनेंसी बनाया जाए, माता किन बातों का ध्यान रखे और परिवार के ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले प्रेगनेंसी का पता चलते ही आपको चाहिए कि आप अपना नामांकन नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में करवा लें। अगर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाने की आपकी मर्ज़ी नहीं होती है तो आपके आसपास गांव में, मोहल्ले में, अगर आप शहर में हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में यह सुविधा उपलब्ध है कि आप वहां से किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को अपने घर तक भी बुला सकते हैं, जिनमें ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आदि होते हैं। तो चलिए बात करेंगे इसी टॉपिक पर। हमने इन 2 भागों में इनको बांटा है। एक तरफ है हैप्पी प्रेगनेंसी और दूसरा है प्रसव के बाद ध्यान देने वाली बातें। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने इनको 2 वीडियो में बनाने का 2 टॉपिक्स में बांट कर काम किया है। पहली टॉपिक में हम बात करेंगे कि हैप्पी प्रेगनेंसी कैसे बनाई जाए। तो इसके अंदर ये टॉपिक हमने चुने हैं। इतना आसान नहीं है, टॉपिक देखकर कुछ समझ नहीं आने वाला है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, तो इसके साथ जुड़े ज़रूर रहिएगा। और हाँ, मैं यहाँ पर बताता चलूँ, 13 वर्ष से आयु के कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक को देख सकते हैं। टीचर्स को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये बुक है, अगर आप जानते हैं तो इसका पेज नंबर 100 कक्षा 8 की ये किताब है, खोलकर आप देख सकते हैं। यानी हमारे देश में इस एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा, उनको तो पता होना चाहिए। पापा का बहुत बड़ा रोल है जो हमारे देश में निभाया नहीं जाता। पापा तो ये सोचते हैं कि बस ठीक है भाई, वाइफ है और प्रेग्नेंट है तो मम्मी देखेगी, दादा दादी, नाना नानी देखेगी, और बीवी ये देख रही होती है कि मेरा हस्बैंड मुझे किस लेवल तक हेल्प करेगा। इस पर भी हम बात कर लेंगे किसी दिन, लेकिन अभी बात करते हैं। सबसे पहला कदम होना चाहिए हमारा नामांकन, फिर उसके बाद चेकअप्स आ जाते हैं, फिर खान पान, उसमें बहुत ज़रूरी बातें हैं, साफ़ सफाई, और गर्भावस्था के दौरान खतरे के कुछ संकेत होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जन्म के समय खतरे के जो संकेत हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के साथ ही जोड़ा गया है, जन्म के से, यानी जन्म होने तक। ये आप याद रखिएगा, वो जन्म के बाद की, जब बच्चा पैदा हो जाए तब, इसलिए इनको हमने यहीं पर रखा है। फिर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और फर्स्ट रेफरल यूनिट से संपर्क कब करें, कैसे करें, किसके लिए क्या खाएं, यानी हमें बॉडी के लिए, हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, जो कि गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, उसके लिए हमें क्या चीज़ कहाँ से लेनी है, क्या खाना है, जिनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और वसा होते हैं, कैसे खाना चाहिए। नींद की बात हम करेंगे, ये टाइम लिखा हुआ है, इसको भी हम समझेंगे कब अच्छा है सोना। फिर है चेकअप्स, किस किस समय पर हमें चेकअप करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहली बात आ जाती है कि नामांकन कराना है। जैसे ही आपको पता चले और आपकी माहवारी रुक जाए, 1 महीना पार हो जाए, तो आपको महिलाएं हैं जो नहीं पता चल जाता है कि वो शायद प्रेग्नेंट हैं, तो उसके लिए ज़रूरी टेस्ट आप करवा सकते हैं, डॉक्टर से पता कर सकते हैं, टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आपको पता ही चल जाता है कि ऐसा हो सकता है। एक फॉर्म आता है, देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे। इसमें क्या होता है, आपका नाम, हस्बैंड का नाम, आपकी उम्र, फ़ोन नंबर, घर का पता, एड्रेस, और कितने लोग आपके परिवार में रहते हैं, उनमें से पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, लास्ट के पीरियड का टाइम, ठीक है। इसके बाद है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो डॉक्टर आपको टेस्ट के बाद बताता है। ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास होने चाहिए। ये फॉर्म आपको मिल जाता है। इसमें ANM की बात आ जाती है। ANM का नंबर होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का नंबर होता है, आशा वर्कर का नंबर होता है, एम्बुलेंस का एक नंबर उस पर लिखा हुआ होता है, और जननी सुरक्षा योजना का रजिस्ट्रेशन, ये आप याद रखिए, जननी सुरक्षा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उससे बहुत कुछ काम हो जाता है। अगर आप BPL कार्ड के कार्ड धारक हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, तो उसका भी एक नंबर आता है। फिर आपका फ़ोन नंबर होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का और फर्स्ट रेफरल यूनिट का, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ये नंबर आपको अपने पास ज़रूर रखने चाहिए। एक छोटा सा फॉर्म है, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाए, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास जा कर के आप इतनी डिटेल को ज़रूर लीजिए। हस्बैंड से मैं गुजारिश करूँगा, अगर वो इसको देखते हैं, या मैं उन बच्चों से जो 13 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चे, बिना हिचकिचाहट के, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उनकी इसमें ज़रूर मदद कीजिएगा। टीचर्स, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग इन मुद्दों पर
ज़रूर बात करें, क्योंकि अगर अच्छी प्रेगनेंसी होगी, अच्छा बच्चा, हेल्दी बच्चा जीवन में आएगा तो उसको पढ़ाने में भी बाद में बहुत मज़ा आता है, नो डाउट। तो पहला काम ये हो जाता है। दूसरे काम की अगर हम बात करें कि इनके चेकअप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चेकअप होने चाहिए, तो देखिए 4 टाइम पर चेकअप होते हैं। पहला होता है 3 महीने के भीतर। 3 महीने के भीतर ये टेस्ट डॉक्टर करेगा, वो ये जांच करेगा आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपके खून में कोई दिक्कत तो नहीं है, पेशाब में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके वज़न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इस तरह की वो बातें चेक करेंगे। और साथ में आपको कुछ टीके भी वो लगाते हैं जो ज़रूरी होते हैं अगर ऐसी संभावना होती है तो, जिसमें टीटी का इंजेक्शन होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। आपका हीमोग्लोबिन और आपके पेट का चेकअप किया जाता है कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर चौथे से छठे महीने के अंदर, देखिए अगर आपने पहला टेस्ट करवाया है पहले महीने के पहले सप्ताह में पता चलने के बाद में, तो दूसरा टेस्ट जो आएगा वो आपका चौथे महीने के पहले सप्ताह में आ जाएगा। अगर आप उसको दूसरे महीने में कराते हैं तो वो 5वें महीने में होगा, अगर तीसरे में कराते हैं तो छठे महीने में। अंतराल आप देख सकते हैं 3 महीने का, ठीक उसके बाद में फिर 2 महीने का अंतराल आ जाता है। यानी आपको 7वें से लेकर 8वें महीने में ही चेकअप के लिए डॉक्टर बुलाएगा, और खुद जाना चाहिए, डॉक्टर बुलाने नहीं जाते किसी को। फिर 9वें महीने में। लेकिन हाँ, एक इंसान ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है और आपको याद दिला सकता है कि आपको चेकअप कराने चाहिए, वो है एएनएम दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आशा वर्कर। ये आपकी बहुत मदद करते हैं, लिहाजा इनसे बहुत अच्छे से दोस्ती, फ्रेंडशिप बनाकर रखिएगा, ये आपकी मदद करते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि खान पान। देखिए खान पान की जहाँ तक बात है, खान पान के लिए हमें ज़रूरी है ध्यान देना चाहिए कि सब्जियों को अच्छे से धोकर, काट कर और साफ़ सफाई के साथ बनाए, पकाए और आराम से बैठकर खाए। ध्यान रखें कि उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे। क्या पोषक तत्व है उनकी बात भी हम करेंगे आगे चलकर। अब बात करते हैं साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई में क्या, सबसे ज़्यादा जो बीमारी के कारण महिला में जा सकते हैं वो है आपके नाखून, यानी कि गंदे हाथ। हमेशा खाने से पहले हाथ धोएं और शौच के बाद अच्छे से साबुन से हाथ ज़रूर धोइएगा। ये मत सोचिए अरे चलिए ये तो कहने की बात है, ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ता है इन बातों का। उसके बाद आ जाते हैं हम अगली बात पर, और अगली बात है गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत। जी हाँ, अगर गर्भावस्था के दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में बहुत लंबे टाइम तक दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन आ रही है, बीपी बढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ बुखार है जो भारत में कॉमन हो जाता है, तो आप अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या फिर आशा वर्कर से संपर्क कीजिए और उसका इलाज टाइम रहते करवाइएगा। परिवार जो है महिला से ऐसा बर्ताव करे, इतना प्रेमपूर्ण बर्ताव करे ताकि उसके अंदर एक हौसला आए, उसकी डिग्निटी, उसका मान सम्मान बरकरार रहे, और उसके अंदर एक चीज़ ये आए कि हाँ, मेरे घर के अंदर मेरी बहुत इज़्ज़त है जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। तो उसका जो उत्साह है, उसकी जो इस दर्द को और इस समय को झेलने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और वो खुश रहेगी, जिसका विकास जो है बच्चे के विकास के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। परिवार ये सुनिश्चित करे कि महिला को, जो प्रेग्नेंट महिला परिवार में है, उसको अच्छे से भोजन मिल पा रहा है। पति इस बात का ज़रूर ध्यान रखे, क्योंकि भारत में कंडीशंस बहुत विपरीत जा रही हैं और सास बहू की जो एक रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुकी हैं। तो हस्बैंड की ये ज़रूरी है हस्बैंड के लिए कि वो इन बातों का ध्यान रखें। और जब बच्चे की पैदाइश का समय आने के नज़दीक हो या बीच में ही, जो मैंने बताया पहला फॉर्म भर के रखें आप, उनके सभी कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने पास रखें, सबसे बातें करके रखें कि भाई अगर हो जाए, मुझे कभी ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत पड़े, तो आप मुझे बिल्कुल सही समय पर काम आ जाना। ये बात आप करके रखें। यातायात के साधन इनका आप पहले से इंतज़ाम करके रखें और साथ में कुछ कैश अमाउंट आप अरेंज करके रखें, क्योंकि ऐसी अवस्थाएं भी बहुत लोगों के साथ आ जाती है कि जब पैसे की वजह से कई लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता है। तो उसका आप ध्यान रखें, क्योंकि पैसा कई जगह बहुत ज़रूरी है, जिसमें दवाइयाँ भी हैं, यातायात के साधन का अरेंजमेंट है और डॉक्टर की फ़ीस वगैरह है, तो उनका आप ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वो महिला का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें, समय समय पर उसको सांत्वना दें और उसकी बात जो है, मन की, दिल की बातें उनको सुने और उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान खतरे के जो संकेत हैं, अगर उनकी बात करें तो पेट में गंभीर दर्द होना, बहुत ज़्यादा सुस्ती आना, सामान्य तौर पर थकान महसूस होना और ये बार बार होना, ये ध्यान रखने की बात है। सांस में
कमी आना या फिर घुटन महसूस होना, ये ध्यान रखने की बात है। और पेशाब में जलन होना या फिर पेशाब के रास्ते से खून का आना बहुत कंसर्न की बात है। पैरों में अधिक सूजन का होना, इस बात को आप हल्के में ना लें। अगर ऐसा हो रहा है और पैर ज़्यादा सूज गए हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। शरीर में ऐंठन या अकड़न, एक घटना यहाँ पे मेरे एक रिलेटिव के साथ ये हुई कि उनको ना बदन ना ऐसे करके अकड़ जाता था। और आपको मैं बताऊं कि बच्चा उनको होने के समय पर वो बेहोश हो गई थी, उनकी जीभ वगैरह बहुत ज़्यादा कट गई थी। ऐसा उन्हें जीवन में कभी नहीं हुआ था, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ था, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। बुखार आ जाए तो भी आप ध्यान रखें। अगर ये छोटे छोटे लक्षण घर के सभी सदस्यों को पता हो तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही लोग घर में होते हैं, 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हैं उन्हें भी ये बात पता होती है, तो वो भी ज़रूर मदद करेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि ये बात सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी एक इंसान मदद करता है तो वो एक इंसान की नहीं बल्कि 2 इंसान की मदद तो सीधे तौर पे करता है, और फिर आने वाली नस्लों को भी उसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है। अगली बात आ जाती है गर्भावस्था एवं जन्म के समय खतरे के संकेत। भाई बच्चा ठीक है, प्रेगनेंसी में हमने बहुत कुछ ध्यान रखा है, लेकिन अब बच्चा पैदा हो रहा है मतलब उस टाइम ड्यूरिंग लेबर, जब बच्चा पैदा होता है वो एक टाइम अलग से गिना जाता है। उस टाइम भी बहुत सारी बातें ध्यान रखने की होती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर के आप तुरंत संपर्क करें। जब लेबर पेन शुरू हो, पेट में दर्द, जो बच्चे होने का एक दर्द होता है, वो जब शुरू हो जाता है तो आप उस टाइम पर डॉक्टर से फ़ौरन संपर्क करें, ANM से संपर्क करें। सेकंड चीज़ आ जाती है कि अगर पेशाब में आपको जलन हो रहे हैं बच्चे के पैदा होने के बाद या उसी दौरान, तो उसका आप ध्यान रखें। आपको एकदम से तेज़ दर्द बुखार हो गया है तो आप उसका ध्यान रखें। साथ ही साथ खून का आना शुरू हो जाता है इस बीच में, तो भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चा होने से पहले ही अगर रिसाव हो जाता है किसी भी तरह का, तो आप तुरंत डॉक्टर की मदद लीजिए फ़ौरन। BP बढ़ जाता है, अगर BP बढ़ता है ना तो इससे बच्चे के दिमाग पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भले ही माँ को कुछ ना हो, लेकिन बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना पड़ती है। पेट में दर्द होना और असहनीय दर्द हो रहा है तब तो बिल्कुल ध्यान देना है। फिर आ जाती है फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि पास के स्वास्थ्य केंद्र में आपकी जाँच पड़ताल जहाँ पर होती थी, जहाँ पर आपको प्रसव कराया जा सकता था, अगर वहाँ पर काम नहीं चलता है तो फर्स्ट रेफरल यूनिट तक आपको पहुँचाया जा सकता है, जिसको हम किसी शहर में पाते हैं अक्सर करके। यानी कि ये उस छोटे स्वास्थ्य केंद्र से थोड़ा बड़ा होता है, जहाँ पर 30 बेड की सुविधा होती है, और आप समझ सकते हैं वहाँ पर स्टाफ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है डॉक्टर्स का। सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए। तो किसी भी, अगर ये रेफरल कब होगा? ये रेफरल तब होगा जब आपको गर्भावस्था के किसी भी महीने में खून आ जाता है, बच्चे की पेट में जो क्रियाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं या बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तब शरीर पर सूजन हो जाती है, आपको ज़्यादा घबराहट होती है, सांसों में घुटन महसूस होती है, या फिर आँखों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र करके फर्स्ट रेफरल यूनिट तक पहुंचा दिया जाए। आप इन बातों का भी ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है, आपको बीमारी है पहले से ही, बेहोश और दौरा पड़ने की दिक्कत है, बच्चों का जो दर्द है या 9वें महीने से पहले ये दर्द शुरू हो रहा है, तो भी आप इसमें कंसर्न लीजिए। 12 घंटों से ज़्यादा अगर बच्चे को पैदा करने की प्रक्रिया चल रही है तो आप यहाँ पर फ़ौरन बड़े अस्पताल में जाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा है, अगर आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और पेशाब वगैरह के रास्ते जब आप पेशाब करते हैं बदबू आ रही है, तो ध्यान देने की बात है। बच्चे पेट में लगातार दर्द होना, लगातार ही दर्द हो रहा है, चलते जा रहा है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं उस विषय की कि हम इन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाई जा सकती हैं इस दौरान। तो सबसे जो अच्छी बात है खाने के लिए, आप ताज़ा फल और सब्ज़ी पर प्रीफर कीजिए। इसके साथ साथ ही आपको जो पसंद है वो चीज़ें खाइए, लेकिन उन चीज़ों में इन बात को सुनिश्चित कीजिए कि क्या उसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है और वसा है। तली भुनी चीज़ों को तो सारे डॉक्टर्स मना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर से पोषक तत्वों को ख़त्म ही कर दिया जाता है। आप किसी 100 डिग्री के ऊपर किसी भी चीज़ को उबालते रहेंगे, वो भी तेल के अंदर, तो केमिकल रिएक्शंस होकर के वो ख़त्म हो जाता है। चलिए, आयरन के लिए अगर आप खाना चाहते हैं सब्जियां, तो उसके लिए है आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, जो कि मौसमी सब्जियां होती हैं,
अनाज है, साबुत अनाज है, ड्राई फ्रूट्स है, नट्स हैं और गुड़। जी हाँ, आयरन के लिए गुड़ आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, सोया मिल्क और अंडे। विटामिन प्राप्त करने के लिए खट्टी चीज़ें, ख़ास तौर पे संतरा, नींबू और गहरी हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां। आंवला हो गया है आपके लिए, फ़िश है, अंडे हैं और सूर्य की किरणें हैं। दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट और सोयाबीन वगैरह आप खा सकते हैं। प्रोटीन के लिए भी पनीर है, पनीर से बने हुए सारे पदार्थ हैं, दूध वगैरह और जो मिश्रित दालें होती हैं, अनाज होते हैं, उनको आप खा सकते हैं। कुछ बीज होते हैं जैसे तिल है, वो खा सकते हैं। अंडे आप खाइएगा, मांस खाइएगा, मुर्गा खाइएगा और साथ में आप सोयाबीन्स वगैरह खाइएगा। फैट यानी कि जो तरल वसा होती है उसको खाने के लिए आपको ध्यान रख के खाना है। दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट जो वसा के लिए काम आते हैं वो आप खाइएगा, जिसमें मक्खन है, घी है और सरसों का तेल हमारे देश में बड़े अच्छे से मिल जाता है, वो आप खाइएगा। और साथ में नट्स यानी कि जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं या फिर ऐसे नट्स हैं जैसे अखरोट वगैरह है तो उनको आप लीजिएगा। मूंगफली है वो आप खाइएगा, तो इससे आपकी वसा की पूर्ति हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं नींद की। रात में 8 घंटे सोना है। अब 8 घंटे कब कब सो सकते हैं भाई? देखिए, शाम को जल्दी खाना खाइए और खाना महिला को जो प्रेग्नेंट है उसको थोड़ा थोड़ा करके 3 की बजाय 5 भागों में खाना खाना चाहिए। कोशिश करें कि तरल पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा खाए या फिर सब्जी को भी पतला करके खाने की कोशिश करें और ज़्यादा क्वांटिटी में धीरे धीरे 5 बार करके वो खाए। 8 घंटे सोने के लिए सबसे अच्छा है कि आप शाम को जल्दी से सो जाइए और सवेरा जल्दी उठिए। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज कीजिए जो आपको अच्छी लगती हों और जिसमें बच्चे के नुकसान की गुंजाइश ना हो। कूदने फांदने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक महिला जो मैंने खुद देखा कि वो डांस कर रही थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, और अभी मुझे खबर मिली है 3 दिन पहले कि उसका मिसकैरेज हो गया है। मैं बहुत दुखी हुआ ये बात जानकर कि ये अज्ञानता एक बच्चे की जान ले गई है और उस महिला के स्वास्थ्य के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा, वो अलग है। फिर 2 घंटे की नींद है। 2 घंटे की नींद ऐसे समय पर जब शांति का समय होता है, ख़ास तौर पर लंच करने के बाद, ये बेहतर समय होता है। लेकिन अगर आप जल्दी उठ जाते हैं और आपको दोपहर से पहले ही सोने का मन करने लग जाता है तो आप सो सकते हैं। दोपहर के बाद शाम से पहले उस समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके फिर फ़ौरन बाद आप सोना नहीं कर पाएंगे और रात के टाइम पे आपको लेट सोने की आदत हो जाएगी। तो उस बात को आप ज़रूर समझें। इसके बाद फैमिली सपोर्ट की बात है। देखिए, फैमिली का सपोर्ट हर लेवल पर, बच्चों का भी सपोर्ट होना चाहिए, पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए और हस्बैंड के सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। जो महिला इस वीडियो को देख रही हैं वो इस वीडियो को हस्बैंड तक पहुंचा दें। मैं सभी हस्बैंड्स जो भी पति हैं महिला के, जो प्रेग्नेंट है या ना प्रेग्नेंट हो, उन सबसे गुजारिश ये करता हूं कि आप लोगों को महिलाओं के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक महिला नहीं, वो आपकी सिर्फ पत्नी नहीं है, वो एक बच्चे की माँ बनेगी और या माँ बनने वाली है। तो यार, आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला होना चाहिए। आप लोगों को उनके मन की बातें, उनके दुख और दर्द की बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ खड़े हुए हैं तो ज़रूर आपका परिवार उनकी मदद करेगा। मुझे विश्वास है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सी यू, बाय।